चाहते हैं शुभम जी तो जरूर हुडको के चार्ट को देखेंगे। और ठीक है, उसके अलावा कौन आया है? ग्रेट, साहिल मदान साहब हमारे सेनानी हैं, आपका स्वागत। बाइक चलाते हुए पाए गए हैं इस तस्वीर में। उनके अलावा अमृत जेना जी आ गए हैं, अर्णव सिंह लोधी राजपूत आ गए हैं, और शौर्य सोलंकी जी पधार गए हैं, बहुत बढ़िया। दिनेश पटेल आ गए, रविंदर जी आ गए, गौरव कटियार आ गए, आलोक दवे आ गए, अक्षय कुमार जी आ गए। चलिए, तो तमाम लोग आ गए हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। वाह 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 वाह, मजा आ गया। चलिए, तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। काम बहुत है हमारे सामने, सीधे आपको चार्ट्स की ओर लिए चलता हूं। तो चार्ट आपके सामने है, ये चार्ट है निफ्टी 50 का, जिससे हमें विशेष प्रेम है, लगाव है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। रोजाना इस चार्ट को तकते बैठे रहते हैं, क्योंकि ये चार्ट जो है ये चार्ट नहीं है, यही चार्ट हम जीते हैं दिन रात। तो चार्ट हमारे सामने है निफ्टी का, और निफ्टी के चार्ट में गिरावट आई। अब गिरावट ने लोगों को दहला दिया है, डरा दिया है, लोग सहम गए हैं, चिंतित हो गए हैं, करें तो क्या करें, क्यों गिर रहा है बाजार, कब तक गिरेगा, इस प्रकार के सवाल रोजाना सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो तस्वीर उतनी खराब नहीं है जितना कि प्रथम दृष्टा दिखती है। प्रथम दृष्टा देखेंगे तो आपको ये तस्वीर काफी खराब लगेगी, आपको लगेगा बड़ा करेक्शन आया, मेजर सपोर्ट्स टूट गए, 24,000 का लेवल पिछले सप्ताह टूटा, और इस लेवल के टूटने के बाद अब अगले लेवल्स 22,600 है, जिसकी चर्चा अभी थर्सडे को जारी एक वीडियो में मैंने की थी। तो बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को एक विशेष वीडियो में लेकर के आया था कि क्या 2008 सरी का करेक्शन या क्रैश आने वाला है बाजार में, और उस वीडियो में भी स्तर की चर्चा मैंने की थी। 22,600 का लेवल है, निफ्टी के लिए अहम स्तर है। अब देखिए, करेक्शन आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शेयर आनन फानन में गिर रहे हैं, लेकिन अगर आप चार्ट पर यूं फिबोनाची डाल दें इस तरह से, तो आप क्या देखते हैं कि 38.6% का फिबोनाची लेवल जो है वहां तक बाजार आया है, और 50% का जो लेवल है वो 22,600 है। तो अगर आप अक्टूबर 2023 के लो को पकड़ते हैं और यहां तक इस रेखा को रख देते हैं, तो आप पाते हैं कि ये लेवल यदि टूटा, बिल्कुल आप देखिए अहम लेवल पर बाजार बंद हुआ शुक्रवार को, ये लेवल 23,500 का है, बाजार बंद हुआ 23,500 पर, और ये लेवल है 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, बहुत अहम लेवल माना जाता है। ये लेवल हमने 2023 के अक्टूबर के लो से हाल के पीक को जोड़कर जब 22,200 निफ्टी हो गई, उन स्तरों को यदि आपस में एक रेखा से आप जोड़ देते हैं तो ये फिबोनाची निकल आता है। पहला फिबोनाची लेवल तो यूं गया कि मानो पता ही नहीं लगा, 24,400 का लेवल था। उसके बाद अब नया लेवल 23,400-500 है, जहां पर निफ्टी फिलहाल विचरण कर रहा है। ये लेवल टूट जाता है तो अगला बड़ा पड़ाव निफ्टी के लिए 22,600 है, जो मेरी राय में एक बड़ा अहम सपोर्ट होगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि निफ्टी डीपली ओवरसोल्ड हो गया है, बहुत बिकवाली हुई है, जमकर बिकवाली हुई है, एफआईआईस ने जमकर बिकवाली की है। और आज की इस अदालत में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि ये गिरावट भला आई क्यों, कौन है इसके लिए दोषी, क्या है इसके पीछे की वजह, इसको जानेंगे आज की इस विशेष अदालत में। तो देखिए, निफ्टी में गिरावट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल जो सबके मन में है, जहां पर भी मैं जाता हूं लोग कहते हैं भाई एफआईआई ये बेच क्यों रहे, क्या एफआईआई को नहीं दिख रहा है कि इस तरह की परिस्थिति है, उन्हें नुकसान लेने की क्या क्यों इच्छा कर रही है, क्यों बेच रहे हैं। तो देखिए, दो चीजों को समझिए, दो मूल वजह है इस गिरावट की, और ये मैं काफी मनन करने के बाद सारे कहे कि साक्ष्यों का, जितने साक्ष्य थे, जितने प्रमाण थे, जितनी दलीलें दी गई, सबके मद्देनजर ये फैसले पर मैं पहुंचा हूं कि दो मुख्य वजह है। पहली मुख्य वजह है कि देखिए, जो ये F&O की वीकली एक्सपायरीज बंद हुई हैं, जो शुक्रवार को एक्सपायरीज, जो वीकली एक्सपायरीज हैं, जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हुई और जो तमाम एक्सपायरीज बंद हुई हैं, इनका एक प्रभाव पड़ा है एफआईआई सेंटीमेंट पर, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी वजह बताता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सा पैसा भारतीय बाजारों में ऑप्शंस में लगता है, और ऑप्शंस में जो ये पैसा लगाया जाता है इसके लिए शेयर्स लिए जाते हैं कई बार, और वो जो शेयर्स हैं उसमें भी एग्जिट्स होते हुए नजर आए, तो ये भी एक कारण है। दूसरी बड़ी वजह है कि एक रीएडजस्टमेंट हो रहा है ग्लोबली, और ये रीएडजस्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की वजह से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे नए राष्ट्रपति, और आप देखिए जिस प्रकार की वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, नए नए लोगों को अपनी टीम में ला रहे हैं, और जिन लोगों को ला रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो लोगों के मन में बड़ी आशंकाएं। और अमेरिका फर्स्ट, यानी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्र हितों को रखने की उनकी नीति रहेगी, और यदि ऐसा होता है तो एक प्रोटेक्शनिज्म, यानी जहां अमेरिका का हित नहीं है वहां पर कड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी ड्यूटीज लगेंगी, और ऐसा यदि होता है तो उसका कुछ खामियाजा न चाहते हुए भी भारत को वो सहना पड़ सकता है। तो इस वजह से एक रीअलाइनमेंट, एक रीएडजस्टमेंट हो रहा है।
और यही वजह है कि एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। बिकवाली का दबाव तनाव लगातार बना हुआ है, गिरावट हम देख रहे हैं। और 22,200 से घटता हुआ निफ्टी 10% गिर गया, 10%। तो 10% ड्रॉप इज नथिंग टू डिसमिस, बड़ी बात है। 10% की गिरावट मायने रखती है। और इसमें देखिए जो शेयर्स में गिरावट आई है वो इससे कई ज्यादा है। तो चिंता करना, परेशान हो जाना, व्यथित हो जाना, व्याकुल हो जाना स्वाभाविक सी बात है। और यही अभी प्रिवेलिंग सेंटिमेंट है। आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं जो बाजार में दखल रखता है, तो उनका पहला सवाल ये होता है कि सर गिरावट आ रही है, ये क्या हो रहा है, बड़ी तेजी से गिर रहा है, हमारा फला शेयर था इतना अच्छा था, लेकिन ये क्या हो रहा है। दूसरी एक और वजह है और वो है नतीजे भी अच्छे नहीं आ रहे। देखिए एक बात याद रखिएगा, प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस आर अ स्लेव टू अर्निंग्स। जो कंपनियां कमा रही हैं, जो उनकी आमदनी है, उसके अधीन होती है शेयर की कीमतें। तो अगर कंपनियां नहीं कमाएंगी, उनकी आमदनियां नहीं बढ़ेंगी, तो जो वैल्यूएशन उन्हें मिला है उस वैल्यूएशन में फेरबदल बाजार को करना ही पड़ेगा, रिकैलिब्रेशन करना ही पड़ेगा। और वो रिकैलिब्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल चलते हुए दिख रही है। तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी जो इस क्वार्टर के आए हैं, कुल मिलाकर के देखें, बड़ी तस्वीर देखें, तो वो कोई बहुत ऐसे आश्चर्यजनक या बहुत शानदार जबरदस्त रिजल्ट्स नहीं आए। हर 4 में से 3 रिजल्ट्स बहुत ही औसत आए, औसत से भी बदतर आए हैं। और इस वजह से आप देखिए बाजार में सेंटिमेंट में वीकनेस हो रही है। और ये एक ऐसे समय है जब हम मानते हैं कि बाजार में तो बड़ा उफान है, बड़ी तेजी चल रही है, बड़ा उठाव है और मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है खर्च करने को, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि नतीजे अपेक्षाकृत नहीं आए। और ये भी एक परेशानी की वजह बनी हुई है। तो ये कुल मिलाकर 3-4 वजह हैं जिनके कारण बाजार में गिरावट आ रही। लेकिन देखिए कभी भी गिरावट भी लगातार नहीं आती, गिरावट भी हमेशा नहीं चलती, उसी प्रकार से तेजी भी हमेशा नहीं चलती। और जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है, समझता है और उसके अनुरूप निर्णय करता है, उसको बाजार में कभी चोट नहीं आती। तो ये लेवल्स हैं जो हमें अपने ध्यान में, अपने एनालिसिस में जोड़ लेने। आप भी ये रेखाएं मार्क कर लीजिएगा चार्ट पर, तो सुविधा हो जाएगी। और ये लेवल्स कौन से हैं? 23,500 और 22,600, ये 2 लेवल्स हैं जिनका संज्ञान लेना है। 22,600 जो मान करके चलिए कि एक बड़ा अहम स्तर है, और उस लेवल पर आप माने कि एक बड़ा मेजर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और साथ में प्राइस लेवल का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्तर है इसका तो महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, कमजोरी जारी है और 2.5% का ड्रॉप इस सप्ताह भी हमने देखा। निफ्टी के अलावा क्या गिरा है? बैंक निफ्टी, और ये बैंक निफ्टी आ गए। बैंक निफ्टी में जो चिंता है वो है कि ये बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। निफ्टी तो देखिए पहले ही मेजर लेवल को तोड़कर नीचे जा रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को संभाले हुई थी। इस सप्ताह बैंक निफ्टी भी निफ्टी से ज्यादा ही गिरी। तो बैंक निफ्टी की गिरावट मतलब एफआईआई माल बेच रहे हैं और उनकी बिकवाली थमी नहीं है। एफआईआई के पास भर भर के बैंक्स के शेयर्स हैं और वो जो बैंक में बिकवाली कर रहे हैं, ये चिंता की वजह। तो एक मेजर लेवल के नीचे 50,400 के नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी, 50,200 के आसपास। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी कमजोरी आ रही है। तो निफ्टी कमजोर, बैंक निफ्टी कमजोर। आइए निफ्टी स्मॉल कैप देखें भाई, जब कब तक खैर मनाएगा निफ्टी स्मॉल कैप। अगर सब कुछ गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी गिरेगा। और यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसको भी लाइन चार्ट पर यूं देखिए इस तरह, तो आपको ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर दिखेगा। और कैंडल स्टिक्स में देखें तो ज्यादा साफ दिखेगा। ब्रेकडाउन आया है और स्मॉल कैप निफ्टी में कमजोरी आ रही है। स्मॉल कैप निफ्टी ही अभी तक इस तेजी की अगुवाई कर रहा था, और यदि जो नेता है, जो रहनुमा है, अगर वही पिटने लगता है तो जाहिर सी बात है चिंता होती है। तो यहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन, सेल के संकेत आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति है इंडियन बाजार की। यहाँ पर अभी तक कोई राहत नहीं है और चार्ट में नई कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूएस मार्केट देखते हैं। ये डाउ जोन्स देखें एक नजर। अब डाउ जोन्स में देखिए कोई खास फेरबदल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही एक बड़ी रैली देख ली। डोनाल्ड ट्रंप के आने की घोषणा हुई तो बड़ी तेजी बनी, और अब थोड़ा करेक्शन, सेल ऑन न्यूज देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूएस मार्केट से कोई नकारात्मक संकेत नहीं। नेस्डेक में जरूर हमने फ्राइडे को बिकवाली देखी। ये नेस्डेक है, बड़ी गिरावट आ गई। शुक्रवार का ट्रेड देखिए, ये फ्राइडे देखिए कितना बड़ा गैप बना और कितनी बड़ी कैंडल बनी। 2.5% एक दिन में नेस्डेक गिर गया। तो नेस्डेक की गिरावट जारी है और ये जरूर एक वजह है, लेकिन नेस्डेक भी सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर चीजें देखें तो बहुत खराब यूएस में नहीं है। अब आइए यूएस डॉलर देख लें, जो कि अगर ये देखिए, ये है डॉलर। हाँ देखिए, ये है सबसे बड़ी चिंता। डॉलर कितना हो गया? 84.50। हो डॉलर में लगातार जो तेजी आई है, और क्या तेजी बनी है देखिए। $98 यूं बढ़ गया कुछ ही सत्रों में। एक सप्ताह में 10 दिनों में डॉलर में हमने लगभग 98 की तेजी देखी। 98 की तेजी कोई मामूली तेजी नहीं होती है, डॉलर में बड़ी तेजी मानी जाती है। तो डॉलर में जो बढ़त हुई है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये देखिए एक वजह है। और ये इस बात का सूचकांक है कि बहुत सा पैसा भारत से
पलायन कर रहा है और इसी वजह से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एफआईआईज जो है उनकी बिकवाली जारी है, डॉलर कमजोर है, माफ कीजिए रुपया कमजोर है, डॉलर मजबूत है, तो यहाँ से नेगेटिव सिग्नल्स हैं। ग्लोबल क्यूज मैं कहूंगा कि ठीक ठाक है, कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक चार्ट्स हमारे अपने घरेलू मार्केट के चार्ट्स गिर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और साथ में डॉलर की तेजी जो है ये समस्याएं पैदा कर रही है। आइए एक बार लगे हाथों गोल्ड को देखें जिसमें भारी गिरावट आई है, गोल्ड में भी गिरावट आई। ये गोल्ड है, हाँ गोल्ड क्या गिरा है, जमकर गिरा है। गोल्ड में जो तेजी बनी थी दीपावली के आसपास वो पलटते हुए नजर आ रही है और गोल्ड मेजर सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। कहां से देखिए 73-74 से चला सीधे 80 तक गया और 80 से घटकर वापस उसी रेंज में। तो गोल्ड में भी बड़ा ब्रेकडाउन, सेल ऑफ, गिरावट देखने को मिल रही। ये कमोवेश स्थिति है। हाँ, एक जगह तेजी असाधारण अभूतपूर्व है, चौंका देने वाली है, लेकिन चौंकेंगे वे लोग नहीं जो कि लगातार अदालत में आते हैं, क्योंकि अदालत में हम लगातार बात करते आए हैं। ये चार्ट है बिटकॉइन का, बीटीसी बिटकॉइन, और बिटकॉइन हो भाई, सारी दुनिया एक तरफ और बिटकॉइन एक तरफ। 91,000 को पार करके नए ऐतिहासिक स्तरों पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए क्या बदलाव हुआ है दुनिया भर में। गोल्ड पिट रहा है और बिटकॉइन तेज हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और इक्विटी कमजोर हो रही है। तो बड़ी ही विचित्र परिस्थितियों में मार्केट ट्रेड कर रहा है और ऐसे में एक ही सहारा है चार्ट्स का। कई बार इस प्रकार के बोझिल बाजार में या कहें कि चुनौतीपूर्ण बाजारी की परिस्थितियों में लोग कहने लगते हैं कि भाई ये जो चार्ट्स हैं किसी काम के नहीं है, चार्ट्स कोई मदद नहीं करते। अब कईयों के मेरे पास संदेश आते हैं जिनको चार्ट्स का अल्प ज्ञान होता है, कम समझ होती है, वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई चार्ट्स तो सर ऐसे मार्केट में काम नहीं आते हैं, या अब ऐसे में चार्ट्स भला क्या काम आएंगे। तो बताइए किसका सहारा है आपको? एक ही सहारा है और वो है चार्ट्स। तो अगर आप चार्ट को न्यूट्रली देख पाए, बिना किसी भावना के, भावना विहीन होकर के, बिल्कुल इक्वी एनिमिटी के साथ देख पाए, तो चार्ट से बेहतर कुछ नहीं है। चार्ट्स ही हैं जो आपको इस बाजार में मदद कर पाएंगे। साहिल जी कह रहे हैं कि चार्ट्स की महिमा है। चार्ट्स की महिमा वाकई है और चार्ट्स के भरोसे ही आप इस प्रकार के तूफानी बाजार में भी स्थिर रह पाएंगे, अपनी दिशा की ओर अग्रसर रहेंगे और अपनी राह को खो नहीं बैठेंगे। तो चार्ट्स देखना जरूरी है और ऐसे बाजार में तो पूरे फोकस के साथ चार्ट देखना चाहिए। यहाँ वहां की बातों को बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत शोरगुल है। जिसे देखिए उसकी कोई थ्योरी है, जिसे देखिए वो कोई ना कोई तर्क दे देगा आपको कि यूं होगा, ऐसा होगा, ये कर लेना चाहिए, सब बेच देना चाहिए, सब खरीद लेना चाहिए। कोई कहेगा बाय ऑन डिप्स करो, कोई कहेगा बहुत बढ़ गया है, अभी भी क्रैश आना है, बेच दो। तो सबकी बातों में आप कहीं खो जाएंगे, गलत फैसले कर बैठेंगे। तो चार्ट देख करके आप हमेशा जो निर्णय करेंगे वो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सही होगा, तर्क संगत होगा, तो वो निर्णय करने हैं आपको। चलिए अब इसके बाद गप बहुत हुई, बातचीत बहुत हुई। अच्छा, लीना गाड़ा जी ने एक बहुत ही मार्मिक सवाल किया है। सवाल उनका यह है कि एक ही क्वार्टर में सभी कंपनीज की रिपोर्ट खराब है, ऐसा क्यों? भाई देखिए संयोग है, कई चीजें बदल रही हैं जमीन पर। और इसके अब देखिए एक आप बड़ी बात देखिए, हमने नेस्ले में बड़ी गिरावट देखी और नेस्ले की जो गिरावट है ये मायने रखती है। देखिए नेस्ले एक ऐसी कंपनी है और इसका जो उत्पाद है वो ऐसे नहीं है जिसको हम डिस्क्रिशनरी कह पाए कि पैसा होगा तो खरीदेंगे, पैसा नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड हम मानते हैं कि बहुत स्ट्रांग है। नेस्ले में ऐसी गिरावट देखिए 2700 से घटकर नेस्ले 2200 आ गया, 500 अंकों की गिरावट। और जो स्टेटमेंट्स आए हैं नेस्ले के मैनेजमेंट से वो चिंता पैदा करने वाले हैं। वो कहते हैं कि डिमांड श्रिंक हो रही है। तो अगर नेस्ले की डिमांड श्रिंक हो रही है, जिसके प्रोडक्ट्स के बिना लोगों का गुजारा नहीं है, तो आप देखिए कि आपको जो इकोनॉमी पर स्ट्रेस है उसके लिए आपको चिंता करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक डिमांड डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं तो कम से कम डिमांड में एक श्रिंकेज जरूर आ रहा है और वो अक्रॉस द इकोनॉमी आपको फील हो रहा है और स्लो डाउन महसूस हो रहा है। एक इंडस्ट्रियल स्लो डाउन भी हो रहा है कुछ हद तक और बाजार उसको शायद पचा रहा है। तो वो स्थिति है और इसीलिए जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं इस क्वार्टर में वो संतोषजनक नहीं है। इंडिगो को देखिए, अब देखिए आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाएं, आपको इतनी भीड़ भाड़ दिखेगी। लोग फ्लाइट के लिए इतना इतना पैसा खर्च करने लगे हैं, सीट का भी पैसा लेते हैं, खाने का भी पैसा देना होता है, हर तरह से इंडिगो जैसी एयरलाइंस पैसा वसूल रही। लेकिन चार्ट देखिए कमजोर हो रहे हैं, ब्रेकअवे गैप बना है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ये वीकली चार्ट का बड़ा ब्रेकअवे गैप बना हुआ है। और इंडिगो में भी जब ऐसी परिस्थितियों में भी ऐसे परिणाम आएंगे, इस प्रकार के अच्छे बाजार में भी इस प्रकार के रिजल्ट्स देगी कंपनी, तो लोग चिंता करेंगे। तो आप देखिए कुल मिलाकर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और ये बड़ी परेशानी है
जिसको बाजार महसूस कर रहा है। वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल हमारे गणेश वर्मा जी पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नमस्ते गुरुजी, मैं अच्छा प्रॉफिट कर लेता हूँ ट्रेडिंग से, बट इस तरीके के फॉल को देख करके ट्रेडिंग को अपना मेन बिजनेस बनाने में एक डर सा लगता है, क्या करूं? भाई देखिए, बहुत जायज आपकी चिंता है गणेश जी, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सफल ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारे सेनानी हैं। सवाल आपका ये है कि अगर बाजार इस तरह से गिरेगा तो एक सेल्फ डाउट हो जाता है, अपने ऊपर एक आपको विश्वास जो है वो उठ जाता है, समझ नहीं आता करें तो क्या करें। कई बार लगता है कि क्या हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, बाजार में इस तेजी से गिरावट कई दफे आ जाती है। तो देखिए, दिस इज नेवर अ स्मूथ राइड। आपको अगर ये गलतफहमी है कि बाजार से पैसा कमाना कोई आसान काम है, तो ये गलतफहमी इस बाजार ने दूर की होगी। ये बाजार उनके लिए है जो पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं। कोई भी काम आप करें, दुनिया का कोई भी व्यापार, कारोबार, धंधा, कुछ भी करें, तो समय एक सा नहीं रहता। नोकिया एक समय पर ऐसी कंपनी थी जैसे आज एप्पल भी नहीं है, लेकिन आज आप देखिए कि कंपनी का हम नामो निशान मिटते हुए देख रहे हैं। तो समय एक सा नहीं रहता है, और इसी तरह बाजार में भी उतार चढ़ाव रहता है, मौसम बदलता रहता है। तो इसीलिए जिस तरह का अभी वॉलेटिलिटी है, हो सकता है कुछ दिन बाद वापस आपको एक ट्रेंड दिखेगा। तो थोड़ा सा संयम रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए। तो इसको कारोबार बनाने के लिए अगर आपको डाउट हो रहा है, इसका मतलब अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, थोड़ा वेट और कर लीजिए। कुछ समय में जब आप एक दो ऐसे साइकिल्स को बर्दाश्त कर लेंगे, इनसे गुजर लेंगे, फिर से आप में मनोबल, आत्मविश्वास आ जाएगा, तब फिर वो निर्णय लीजिएगा। तो निर्णय तब ले जब आप तैयार, क्योंकि ये निर्णय दबाव में नहीं ले जाते। ये निर्णय सोच समझकर, अपना अच्छा बुरा क्या गलत हो सकता है, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसका एक बिल्कुल सही निर्णय लेने के बाद ही ये ऐसे निर्णय लीजिए। तो ट्रेडिंग को कारोबार तब बनाइए जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हों। अच्छा, इसके बाद और बहुत से सवाल आ रहे हैं। हुडको के चार्ट पर हमें चर्चा करनी थी, तो आइए हुडको के चार्ट को एक नजर देख लेते हैं। तो यह है हुडको का वीकली चार्ट। लाइन डाल देते हैं। यहाँ पर गिरावट आ रही है, ब्रेकडाउन एक आया था यहाँ पर जब ये लेवल टूटा, और उसके बाद हमने देखा है गिरावट, और ये सपोर्ट है 184। तो आपको एलओसी कहाँ डालनी है? 184 की एलओसी डालिए। और आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी, अगर आप पहले एलओसी डाल देते तो 250 पर डलती। अब 250 पर अगर आपने नहीं डाली है, 250 पर डाली होती तो यहाँ आप निकल गए होते। अब नहीं निकले हैं तो ये 184 पर डालना न भूलिएगा। इंटरमीडिएट ट्रेंड बेरिश है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। इस चार्ट को लॉग स्केल में देखिए। तो कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लॉग स्केल में देखना ज्यादा बेहतर रहता है, तो ये चार्ट लॉग स्केल में देखा जाना चाहिए। 42 रुपए से ये 340 रुपए तक बिना रुके बिना थके एक दो मामूली करेक्शन के बेसिस पर पहुंचा। इतनी दौड़ लगाएगा कोई भी व्यक्ति चार्ट, तो जाहिर सी बात है कुछ समय तो थक ही जाएगा, सुस्ताएगा, आराम करेगा, और वही प्रक्रिया अभी चल रही है। लेवल मार्क कर लीजिए, ये 184 का 185 का लेवल है, इसको चार्ट पर अंकित कर लीजिए। आपकी सारी चिंताएं ये अरे एक का एक रेखा हर लेगी। सारी चिंताएं आपकी हरने की क्षमता इस 185 रुपए की रेखा में है। तो लाइन ठीक डाल दीजिए, और मेरा अनुभव ये कहता है कि भाई सारा खेल एक लाइन का होता है, सारा खेल जीवन एक लाइन का होता है। ये बड़ी गहरी बात मैं कर रहा हूं। फिर वो लाइन चार्ट पर हो या आपके जुबान पर हो, एक लाइन जो है वो बदल देती है तकदीर। तो ये रेखा आपकी जो है, एक लाइन डाल दें किसी भी चार्ट पर, तो आप देखते हैं कि पूरा चार्ट देखने का नजरिया बदल जाता है। तो 185 की लाइन डालिए और निश्चित हो जाइए, ये चार्ट आपके सामने हुडको का है। करेक्शन तो आया है, यहाँ पर भी बाजार गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि करेक्शन देखने को मिल रहा है। वाह वाह वाह। अच्छा, एक हमारे संजय कुमार साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। एलओसी क्या टूट गई है टाटा मोटर में, ये उनका सवाल है। तो टाटा मोटर के चार्ट को देखेंगे, भाई कमजोरी तो जाहिर सी बात है कि टाटा मोटर में दिख रही है। टाटा मोटर कमजोर हुआ है, कई सारे, अब देखिए टाटा पावर कमजोर हुआ है। मैं टाटा मोटर पहले देख लेता हूँ। तो ये टाटा मोटर्स है। हाँ देखिए, एलओसी कहाँ टूटी थी? 927 रुपए पर। वहां से हर सप्ताह धीरे 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 करके नीचे सरक रहा है। जब बढ़ रहा था तो किसी को उड़ाना नहीं था। 400 रुपए का 1100 हुआ, 3 गुना बढ़ा टाटा मोटर। तब किसी ने कंप्लेन नहीं की कि भाई क्यों बढ़ रहा है, इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। अब जब घट रहा है, और वो भी धीरे धीरे करके घट रहा है, पर्याप्त अवसर दे रहा है कि भाई देख लो मैं जा रहा हूं नीचे, साथ चलोगे या यहीं रुक जाओगे। तुम बिल्कुल आपको कह करके गिर रहा है, फिर भी हम लोग सोच विचार में पड़े रहते हैं। तो आप देखिए 930 का लेवल टूटा,
और फिर वहां से लगातार रेड कैंडल्स की लंबी श्रृंखला है, लगभग 6 लाल कैंडल, 7 लाल कैंडल्स, हर सप्ताह रेड कैंडल बन रही है, तो डीपली ओवरसोल्ड होगा। लेकिन आप देखिए गिरावट, अब डीपली ओवरसोल्ड चार्ट्स पर क्या होता है, पुल बैक आते हैं, बड़े शार्प आते हैं, लेकिन ट्रेंड में तब्दीली नहीं आती है। तो ट्रेंड जो है वो बेरिश हो गया है, इंटरमीडिएट ट्रेंड। और रहा सवाल एलओसी का, तो 917 920 पर एलओसी थी जो टूट गई है। अब एलओसी कहां बनेगी, अगर मान लीजिए आपको अभी भी एलओसी डालनी है चार्ट पर, तो ये 500 रुपए का लेवल बहुत अहम है, और एक लेवल मामूली सा यहां पर है 600 रुपए पर, उसके बीच में कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो टाटा मोटर में गिरावट देख रहे हैं, और कई सारे ऐसे बड़े चार्ट्स हैं जिनके चार्ट्स में बड़ा दम दिखता था, उन चार्ट्स में हमने अच्छी कमजोरी आते हुए देखी। ओके, अच्छा, एक हुडको का जब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो मैं ये भूल गया बताना कि भाई 5 बरस के टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट देखना है, तो ये मंथली चार्ट देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मंथली चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन डालनी है आपको, नीचे की रेखाएं मैंने डाली हुई हैं, तो ये जो लाइन है इसको एक लाइन पड़ेगी यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ पर बीच में, और किसी लाइन का औचित्य नहीं। अगर आप 5 बरस का व्यू बना रहे हैं तो ये मंथली चार्ट देख करके एनालिसिस होना चाहिए। तो देखिए, एनालिसिस सही ढंग से सही चार्ट के मद्देनजर होना चाहिए। और मैं देखता हूं कि कई बार लोग मामूली सी गलतियां कर देते हैं, बहुत ही बुनियादी गलतियां हैं। चार्ट गलत देखा, गलत टाइम फ्रेम के चार्ट पर बैठे लकीरें डाल रहे हैं, लकीरें आड़ी टेढ़ी डाल रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है, उन रेखाओं को देख करके बड़ी चिंता कर रहे हैं, बड़े एक्साइट हो रहे हैं। भाई थोड़ा समय देकर के इसको सीख लीजिए। अगर इस पर इतना दाव लगाना है, इसको इतना आप विशेष स्थान दे रहे हैं, तो एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है। एनालिसिस सिर्फ रेखाएं नहीं है, 1-2 वीडियो नहीं है। जितना मामूली ये लगता है उतना आसान ये नहीं है, थोड़ा समय देना ही पड़ता है इसमें, और थोड़ा समय देकर के सीखेंगे तो आपको उसका लाभ दिखेगा, उसका फायदा नजर आएगा। अच्छा, एक साहब हैं प्रिंस मिश्रा साहब, और वो ये कह रहे हैं कि जोमेटो पर भी इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म व्यू क्या है देखना चाहिए। तो आइए जोमेटो का चार्ट भी एक नजर देखते हैं। अब जोमेटो भी एफ&ओ में शामिल हो रहा है, और एफ&ओ में शामिल होने के बाद एक तरह से थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है, क्योंकि एफ&ओ में कोई शेयर ऐसे एक तरफा बढ़ता बहुत कम है। जो कैश मार्केट के शेयर्स हैं, जहां पर शॉर्ट सेलिंग का कोई दबाव नहीं आता, किसी ने कॉल नहीं बेची होती, किसी ने उस स्टॉक में पुट्स नहीं बाय किए होते हैं, फ्यूचर कोई शॉर्ट नहीं करता है, तो वहां पर एक तरफा तेजी आ सकती है, बड़ी शार्प आती है। जबकि जिन स्टॉक्स में हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स में ट्रेड हो रहा होता है, वहां पर आमतौर पर इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। कब बनती? फिर मंथली एक्सपायरीज के चलते वहां पर काफी तरह के ऐसे पोजीशंस बन जाती हैं, खेल हो जाते हैं। तो इसीलिए डेरिवेटिव वाले शेयर्स में हम देखते हैं आमतौर पर कि आपको थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड दिखता है, लेकिन जोमेटो में शानदार तेजी आई है। अब देखिए, सहयोग से खुल गया मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट देखेंगे तो हैरत होगी आपको कि 2023 में, अभी पिछले बरस, 1.5 बरस पहले, ये 50 रुपए का शेयर था, जो आज 270 रुपए का शेयर है, और मेन लाइन शेयर है। इसमें दुनिया भर के लोगों का निवेश है, लोगों ने आईपीओ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बाद में गिरा खरीद की, और ये जोमेटो जो है, ये 50 रुपए का जोमेटो आज 270 रुपए हो गया। तो बड़ा पैसा बना जोमेटो में, और ट्रेंड आप देखिए एक तरफा है। ग्रीन कैंडल्स के ऐसे कतार है जो शायद ये रिसेंट मेमोरी में मुझे देखने को मिली हो, और अब केवल 2 कैंडल्स, 2 ऐसे मंथ्स रहे हैं जहां कमजोरी, अदरवाइज लगातार पिछले 3 सालों में, सॉरी 1.5 सालों में लगातार हमने तेजी ही देखी, और अभी भी तेजी कायम। इस महीने भी तेजी है, बावजूद इसके कि एफ&ओ में शामिल हुआ है, और एफ&ओ में शामिल होने के बाद तो डेली चार्ट पर नया ब्रेकआउट है। तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है, जोमेटो का स्ट्रॉन्ग चार्ट है। और यहाँ पर भी अब एलओसी कहाँ डालेंगे है सवाल, तो एलओसी डाल दें यहाँ पर, और ये आपके लिए एलओसी हो जाएगी। टाइट एलओसी है, बहुत पास की है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी आपका उसी अनुसार हो जाएगा। तो 240 के आसपास एलओसी की रेखा डालें। जोमेटो के बाद आगे बढ़ते हैं, और बहुत से इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा लगातार अदालत में हम करते हैं, और आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति जुड़ेंगे, और उनका नाम है आशीष दत्ता जी। तो कुछ ही मिनटों में आशीष दत्ता जी से भी चर्चा करेंगे, और जब से अदालत शुरू हुई है तब से जुड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और बड़े ध्यान से अदालत की कार्रवाई का मुआयना भी कर रहे हैं कि कैसे चल रही है। अच्छा, इस बीच सवाल बहुत आ रहे हैं। ओहो, अच्छा, एक हमारे हाँ, ये है हमारे जयशील ढाल साहब। वाह, जयशील जी लिख रहे हैं कि मैं टीकेपी 1 में था, 6 में था और 7 में था। जो लोग कुछ सोच रहे होंगे भाई टीकेपी भला कौन सा शेयर है, तो टीकेपी कोई शेयर नहीं है, एक हमारा कार्यक्रम है जिसमें सीखने का अवसर मिलता है। इसको ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम कहा जाता है, और ये बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होता है। तो टीकेपी में हमारे स्टूडेंट रहे हैं जयशील जी, और कह रहे हैं कि सर प्लीज चेक ओरिएंटेक चार्ट, ऐसे मार्केट में भी क्या रिटर्न दिया है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, अभी ऐसे बाजार में भी डर नहीं लगता। वाह, बहुत बढ़िया जयशील जी, सबकी हिम्मत बढ़ा दी आपने, क्योंकि कोई और डर जाता है। आप कहीं जा रहे हैं और साथ में कोई डर रहा है आपके, मान लीजिए विमान ऊपर नीचे हो रहा है,
बहुत टर्बुलेंस है, प्लेन ऊपर नीचे, फ्लाइट ऊपर नीचे हो रही है, साथ वाला डरने लगता है आपके, तो खुद ब खुद आप भी डर जाते हैं। लेकिन अगर साथ वाला बिल्कुल निश्चिंत है, जो बगल में बैठा है, जो आसपास बैठे लोग हैं, तो आपका भी मनोबल बढ़ जाता है, डर खत्म हो जाता है। तो जयशील जी, सबको ये साहस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रहा सवाल ओरिएंट टेक का, तो जरूर चार्ट का दर्शन करेंगे। अभी ओरिएंट टेक के चार्ट को देखेंगे। जयशील जी हमारे टीकेपी के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत गजब का काम टीकेपी और एनएसए के हमारे सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त। देखिए, इस प्रकार के कठिन बाजार में भी, बाजार में जटिलताएं कम नहीं है, वॉलिटिलिटी है, इन स्तरों पर खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती है, जो खरीद लेते हैं वही गिर जाता है, तो बहुत मुश्किल बाजार है। लेकिन इस मुश्किल बाजार में भी बड़े ही संयम और सूझबूझ का परिचय हमारे सभी सेनानी लोग दे रहे हैं और ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है। केवल गाला साहब हैं और उन्होंने एक प्रश्न दाग दिया है। वो कह रहे हैं कि बीएससी का चार्ट देखिए, क्या बीएससी में डबल टॉप दिख रहा है? यह है सवाल उनका कि क्या यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न है। तो इसकी भी जांच करेंगे कि क्या ये पैटर्न दृष्टिगोचर है बीएससी के चार्ट पर। ओरिएंट टेक जिस पर जयशील जी ने अभी अभी चर्चा की थी, उस चार्ट को देखेंगे। और उनके अलावा और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। एक हमारे विजय पाटिल गिरनारे जी हैं, जो कह रहे हैं कि टीकेपी 7 का स्टूडेंट हूँ, बजाज ऑटो के चार्ट में क्या हेड एंड शोल्डर बना है? तो कहीं डबल टॉप दिख रहा है, तो कहीं एच यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न विजय पाटिल जी को दिख रहा है। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए झट से देखेंगे वो चार्ट भी। और स्विगी के चार्ट को देखने की बड़ी मांग हो रही है, तो स्विगी का चार्ट अवश्य देखेंगे। हालांकि बहुत सीमित चार्ट है, डेटा तो हमारे पास खास नहीं है, लेकिन जितना डेटा है उसके आधार पर स्विगी के चार्ट्स देखेंगे। अभी तो रिसेंट लिस्टिंग है। अरे वाह, एक बड़ा अच्छा संदेश अभी अभी मेरी निगाह पड़ी और फिर मैंने आंखों को मलकर दोबारा देखा, मैंने कहा सही लिखा है या गलत। चलिए वापस दिखेगा तो संदेश पढ़ूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग संदेश था, अभी नजर नहीं पड़ रही है। अच्छा, एक हमारे गणेश मौर्य भी हैं और वो भी बड़ा अच्छा शुभ समाचार भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो के सारे शेयर हाई पर हैं। भाई आप तो बिल्कुल अपवाद हैं गणेश जी, यहाँ सभी लोग बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, सबके पोर्टफोलियो में बड़ी लाली छाई हुई है। आपका पोर्टफोलियो हाई पर है तो हमारा साधुवाद स्वीकार कीजिए, यानी कुछ ना कुछ आप सही कर रहे होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो में 1 या 2 शेयर है और वो सहयोग से ऊपर है तो पोर्टफोलियो पूरा ग्रीन हो गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर अच्छा पोर्टफोलियो है, ठीक ठाक संख्या में शेयर्स है और वो अगर ग्रीन में है, पॉजिटिव है, इस बाजार में भी अपने हाई पर है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी ओर से अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा। हाँ, अरुण मोदी जी ने सवाल, ये बड़ा अच्छा संदेश भेजा था और ये पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रहित में पढ़ रहा हूँ कि सर जी आप बहुत हैंडसम लगते हो। अरे वाह, बहुत बड़ा, बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। और मुझे तो पहले से ही लगता था मैं स्वयं हैंडसम, लेकिन आज आपको भी लग गया हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में हमारे रीति जी का एक प्रश्न है, मैं आपका एक फैन हूँ, रेडिको खैतान। रेडिको खैतान के चार्ट को जरूर देखिएगा, ये है इनका कहना। तो रेडिको खैतान के चार्ट पर भी एक नजर डाल देंगे और कई सारे और सवाल आ रहे हैं, उनको भी लेंगे। तो झट से कुछ सवाल लेते हैं और फिर सीधे चलते हैं आशीष दत्ता जी के साथ, इससे पहले कि उनका धैर्य समाप्त हो जाए। चलिए फटाफट चार्ट देखते हैं और ओरिएंट टेक के चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो ये ओरिएंट टेक है, जयशील जी ने इस पर प्रश्न किया था। अरे गजब, बहुत बढ़िया। और डेली चार्ट देखने को कहा था, डेली चार्ट पर उनको कोई पैटर्न इत्यादि दिखा होगा। 340 से 420, वाह बहुत शानदार, अद्भुत। हालांकि बहुत कम डेटा है लेकिन बहुत अच्छी चार्ट रीडिंग है। बीएससी देखते हैं। हाँ, बीएससी पर प्रश्न आया था कि बीएससी में क्या इसमें डबल टॉप पैटर्न बना है। भाई देखिए, अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे डबल टॉप। तो हाँ, अच्छा, अगर आप इन 2 टॉप्स की बात कर रहे हैं, एक टॉप ये है, तो इन 2 टॉप्स को डबल टॉप अभी नहीं कह सकते हैं। अब ये कुछ भी बन सकता है, अभी असेंडिंग ट्रायंगल बन सकता है, रेंज में तब्दील हो सकता है। तो अभी केवल क्योंकि 2 इक्वल हाइज लग गए इसलिए हम उसको डबल टॉप कहते हैं, तो ये तो जल्दबाजी होगी, सरासर नाइंसाफी होगी। डबल टॉप ये तब कहलाएगा जब इन दोनों टॉप्स के बीच में जो बॉटम पड़ रहा है उसके नीचे स्टॉक जाएगा। जैसे कई सारे स्टॉक्स हैं जहां डबल टॉप बड़ा साफ दिख रहा है, तो उसको डबल टॉप कहते हैं। अगर डबल टॉप का आपको एक नमूना देखना है तो एक निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट को देखिए, वहां दिखेगा आपको डबल टॉप। ये डबल टॉप नहीं कहलाएगा फिलहाल। हाँ, इसके अलावा बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में क्या हेड एंड शोल्डर बना है? देखिए, वीकली चार्ट पर तो नहीं है और मंथली पर भी नहीं है, तो यहाँ हेड एंड शोल्डर नहीं है, इसको हेड एंड शोल्डर नहीं कहते। तो अगर केवल एक ऐसा हेड बन जाए तो इसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं, ठीक नहीं है। हेड एंड शोल्डर के लिए एक प्रोनाउंस, पहला पीक
फिर एक दूसरी ऊंची पीक, फिर तीसरी, तो 2 शोल्डर्स भी होने चाहिए, तभी उसको हेड एंड शोल्डर कहा जाएगा, तो वो नहीं है यहाँ, और इसलिए बजाज ऑटो में हेड एंड शोल्डर बनाए, ये बात सही नहीं है। अच्छा, स्विगी के चार्ट को देखें, सीमित चार्ट है हमारे पास, वीकली में तो देखने योग्य कुछ है नहीं, इसी सप्ताह लिस्ट हुआ, ये डेली है, ये 75 मिनट है, तो ये आपके सामने चार्ट है। अब इतने से चार्ट पर भला कोई क्या टिप्पणी करे, तो चार्ट के आधार पर कुछ भी कहना बिल्कुल अनुचित होगा। हाँ, व्यू स्टॉक को ध्यान में रखकर, उसके फंडामेंटल्स देखकर, जोमेटो से उसकी तुलना करके, भविष्य को देखकर, भविष्य का एक रोड मैप देख करके आप जरूर एक का आकलन कर सकते हैं, लेकिन चार्ट के बेसिस पर अगर इतना ही सीमित आपके पास डेटा उपलब्ध है तो कुछ भी यकीन के साथ, यकीन छोड़िए, कुछ भी कुछ गंभीरता के साथ नहीं कह सकते। तो इसलिए बेहतर है कि उन चार्ट्स, उन स्टॉक्स पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें जहां हमारे पास पर्याप्त इतिहास है, हिस्ट्री है, चार्ट को समझने के लिए जो डेटा चाहिए वो उपलब्ध है, तो वहां देखेंगे। स्विगी को थोड़ा और चार्ट डेवलप करने का अवसर दीजिए। तो यहाँ चार्ट के बेसिस पर कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि एक रेजिस्टेंस स्टैब्लिश हो गई है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ इंस्पर हो पाए, तो ये 465 रुपए की रेजिस्टेंस है, जो कि चार्ट पर साफ दिख रही है। हाँ, अब रेडिको को लेकर एक साहब बड़े चिंतित थे, और उनकी चिंता यह है कि रेडिको बढ़ नहीं रहा है। ये रेडिको है, अब देखिए बाजार की ही दिशा बदल जाए तो इसमें रेडिको क्या करे, रेडिको तो अपनी गति से चल ही रहा है। 2023 के अक्टूबर में 1100 रुपए था, आज डबल हो गया है, इट हैज डबल्ड इन दिस पीरियड। तो स्टॉक डबल हो गया है, आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, कमजोर जरूर हुआ बाजार के साथ, लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, और यही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि नाहक परेशान ना हो। हाँ, एक एलओसी अवश्य डाल लें, जिससे कि जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाए, और आपको ही पता हो कि कौन से लेवल के नीचे चार्ट का किरदार, उसकी दिशा, ट्रेंड सब तब्दील हो जाएगा। तो बस उस लेवल को मार्क कर ले, निश्चिंत हो जाइए। एलओसी मार्क कर लेने से आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं। चलिए, अब बिना समय गंवाए अपने साथ जोड़ता हूं मैं आज के हमारे विशेष अतिथि शादी के आशीष दत्ता जी को, और उम्मीद कर रहा हूं कि उन तक आवाज ठीक पहुंच रही होगी। आशीष जी, आवाज सुन पा रहे? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जय श्री राम, गुरु श्रेष्ठ। जय श्री राम, जय श्री राम। आशीष जी, थैंक यू सो मच आज अदालत में आने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो कहाँ से हैं आशीष आप, ये बताइए। सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, बिलासपुर से है। और बाजार में आपकी रुचि कैसे बनी है आशीष, कैसे आ गए मार्केट में? सर कॉलेज के टाइम से बाजार में हूँ, अब काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो सर इसको मैं एग्जैक्टली 2 पार्ट में बता सकता हूँ कि आपसे एजुकेशन लेने के पहले और आपसे एजुकेशन लेने के बाद, दोनों में सर पूरा कोर्स करेक्शन हो चुका है सर, पूरा। पहले तो कुछ भी होता था, 5-7 साल ऐसे खराब चले गए, और जब से आपसे सीखा है सर, सिर्फ बाजार में नहीं सर, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंज को महसूस कर रहा हूँ सर। जो रिजल्ट सामने एविडेंट है सर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में साफ साफ दिखता है सर कि आपसे एजुकेशन लेने के बाद जो चीजें चेंज हुई है, ड्रामेटिकली चेंज हुई है सर। बहुत ही अच्छी चीज को, अब एक अच्छा एक्सपीरियंस बाजार में बन चुका है। इस बाजार में भी सर, जैसा ये जो मार्केट में जो फेज अभी चेंज हुआ है, तो मैं अभी बता सकता हूँ सर, पिछले 2 महीने से मैंने अपना व्यू चेंज किया था, और अभी जितने प्रॉफिट्स आए थे, प्रॉफिट को टाइमली बुक करके अब साइड लाइन पे बैठा हुआ हूँ सर, एक नए ट्रेंड को एस्टेब्लिश होने का वेट कर रहा हूँ सर। तो बहुत बढ़िया सर अभी तक का जर्नी सर। आशीष जी, बहुत गजब का काम कर रहे हैं आप तो। भाई देखिए, अगर बाजार में, इस बाजार में आप स्टेप आउट कर लें, अलग हो जाएं, और बाजार की गिरावट की चपेट में ना आए, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, असली फर्क तो किसी भी ट्रेडर इन्वेस्टर की इसी प्रकार के मार्केट में होती है। तेज बाजार में तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन मुश्किल बाजार की परिस्थितियों में जो व्यक्ति टिका रहता है वही लंबी दूरी तय करता है। तो आशीष जी, बहुत बहुत आपको साधुवाद हमारी ओर से कि भाई इस बाजार को नेविगेट कर पाया। तो ये जो आपका स्टाइल है ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, आप कह रहे हैं बड़ी तब्दीली आ गई पिछले कुछ सालों में, तो कोई 1-2 चीजें ऐसी हैं आशीष जी, जो मतलब जिन्होंने पूरी एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन उनको लगता है कि भाई ये 2 चीजें अगर मैं चेंज कर लूं अपनी ट्रेडिंग में तो बहुत फर्क आ जाएगा सर। जो आपके ट्रेडिंग जो में मैं किया करता था सर, मैं पहले जो किया करता था ना, मैं चाहता था कि मुझे रोज थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए, काम चल जाएगा। फिर जब आपसे मैंने सीखा कि चार्ट को कैसे देखना और लंबी दूरी का सफर कैसे तय करना है सर, तो वो जो होता है ना सर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो है, अब वो निकल चुका है सर। अब वो पूरी तरह से निकल चुका है। अब पता है कि हमें इस चार्ट में कब एंट्री लेनी है। और सर अब पहले कैसा होता था कि पहले मैं किसी भी कंपनी में 100 शेयर भी लेता था ना, तो मुझे लगता था मैंने ठीक ठाक क्वांटिटी ले ली है। सर अब ना सर, क्वांटिटी पूरी तरह से डिफाइंड है, पूरी तरह से रिस्क डिफाइंड है सर। स्ट्रेटेजी कितने भी पैसे, जब हमको पता है कि हमारा टोटल अवेलेबल कैपिटल कितना है, उसमें हम कोई भी अमाउंट का स्लॉट साइज में अपने पैसे लगा सकते हैं शेयर में। अब शेयर के प्राइस नहीं देखते हैं सर कि कोई शेयर 70 रुपए का या 15,000 रुपए का सर। अब वो सर एक सिर्फ वो एक स्टॉक कोटेशनल प्राइस होकर रहेगा सर। बाकी अभी ऐसा है कि पूरी तरह से रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी है सर। सेटअप अपना पता है कि कब एंट्री लेना है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, प्री डिफाइंड होता है सर। और ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी सर। जो मैंने 3 चीज जो अपने में जो सीखी है सर,
एक तो सर पेशेंस, दूसरा सर डिसिप्लिन, और तीसरा जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो है सर एग्जीक्यूशन। अगर मैं एनालिसिस सही करता हूँ और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे ट्रेड में एंट्री लेने के बाद कुछ चीजें मेरे अगेंस्ट पे चली जाती है, तो ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, वो सर ये सारी चीज जो है आपके जो ऑनगोइंग कोर्सेस आते हैं टाइम टू टाइम, आपकी जो गाइडेंस आगे मिलती है सर, उससे काफी हेल्प होती है सर, कि हमको सोचना कैसे है, बाजार को कैसे देखना है। सर जैसे आज से कुछ टाइम पहले तक हम वीकली ऑप्शंस आपने सिखाया था, वीकली ऑप्शंस, आज अचानक से मार्केट में वीकली ऑप्शंस चले गए। अब मुझे पता है कि सर अब आपका जो नेक्स्ट कोर्स जो आएगा उसमें डेफिनेटली इस पर बात होगी सर कि मंथली ऑप्शन से कैसे स्ट्रेटेजी लेनी है, हमारी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए पूरी तरह से गियर्ड अप हूँ सर, कि अब जो आपका जो आने वाले टाइम पे जो गाइडेंस मिलेगा उसमें क्या क्या तैयारी करनी है, और आने वाले टाइम पे हमको ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे चेंज करना है या ट्वीक करना है। तो ये चीज पता है सर कि आपका आशीर्वाद अगर कंटिन्यूअस बेसिस मिलता रहेगा तो हमको हमारे पोर्टफोलियो पे ग्रीन लाइट दिखती रहेगी सर। एक चीज आपने बड़ी काम की बोली और मैं चाहूंगा सब ध्यान दें इस पर। उन्होंने कहा आशीष जी ने कि सबकी इच्छा होती है कि इंट्राडे में कुछ कमा लें, जिससे काम चलता रहे। ये बहुत ही मेजर एक तरह का कहें कि मोटिवेशन होता है, और बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि भाई हम ट्रेड कर रहे हैं तो दिन में कुछ आज 500,000 रुपया कुछ बन जाए, 2,000 बन जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ 10,000 की उम्मीद रखते हैं, तो भाई इतना पैसा बन जाए तो अच्छा है, फिर उसके बाद अगले दिन देखेंगे। और उसको बनाने के चक्कर में कई बार हम लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, एक सिस्टम नहीं होता है, एक दो दिन कमाते हैं, फिर लगातार बड़े बड़े नुकसान 3-4 दिन में हो जाते हैं, और नेट में आप देखें महीना बीत जाता है, आप नेगेटिव में होते हैं और पूरा समय भी आपका जाया हो जाता है। तो ये आशीष जी अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि वैसे मत सोचिए कि पर डे कमाना है, दिहाड़ी मजदूरी है, रोज कमाना है, ऐसा मत सोचिए। आप सोचें कि भाई एक ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर देखें, बड़ी पिक्चर देखें, सिस्टम के अधीन होकर के ट्रेड करें, जिससे कि जो न्यूमेरिकल ऑड्स हैं, आपके सफलता की जो संभावना है वो आपके पक्ष में हो, ना कि आपके विपरीत हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं हमारे आशीष जी, और ये अनुभव से कह रहे हैं। तो आशीष जी अब आगे के प्लान्स क्या हैं आपके, अब क्या करने जा रहे हैं? सर अभी जो मार्केट में जैसा टाइम आया है, ये तो मुझे ये तैयारी करवा रही है कि सर मैं लंबी दूरी के लिए अच्छे शेयर को पिक कर सकूं अपने प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे तो ऐसा प्राइस है कि आप अपने मन में एक प्राइस सोच लीजिए, वो प्राइस आज नहीं तो 4-5 दिन में आ ही जाएगा, वहां से धीरे धीरे करके पोजीशन आप कर सकते हैं सर, ये मुझे दिख रहा है। और अभी जो मैं पोजीशन बनाने जा रहा हूँ सर, वो बिल्कुल 5-7 साल के लिए बनाऊंगा सर, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी क्या चल रही है, कैसी चल रही है, बीच बीच में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते रहेंगे। और सर कोई भी बिजनेस है, मैं अपना एक्सपीरियंस एक चीज बता सकता हूँ सर, कोई भी ऐसा बिजनेस है जो एक लाइन पे कभी नहीं चलने वाला सर, ये साइकिल पे चलने वाला है। इसको मैं वर्क कर रहा हूँ सर, कि साइकिल को कैसे राइड करना है, कब शांति से बैठना और कब एग्रेसिव होना है ना, ये थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करना है सर, ये चीज चालू है अभी। तो अभी बहुत तो मुझे जी सर, अभी काफी सारा कैश पोर्टफोलियो में अवेलेबल है सर, काफी पोर्टफोलियो में कैश अवेलेबल है। इतना कैश कभी अवेलेबल था नहीं, अभी 2 महीने में मैंने काफी चेंज किया था। तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जो जो मुझे समझ में आता जाएगा, मैं शेयर पे इन्वेस्ट करता रहूंगा। लिस्ट तैयार है सर कि कौन से शेयर खरीदने लायक शेयर हैं, वो क्वालिटी का पहचान समझ में आ चुका है सर कि कैसे शेयर का स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। बहुत बढ़िया आशीष जी, मजा आ गया आपसे बात करके। सबसे अच्छी बात है क्लैरिटी देखिए आशीष जी की, और जो कॉन्फिडेंस इनकी आवाज में झलक रहा है वो इस वजह से है कि इतने मुश्किल बाजार में भी देखिए, जहां देखिए चारों ओर लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, क्लूलेस हैं कि क्या करें क्या ना करें। आप किसी सोशल फंक्शन में भी जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं, पूछने लगते हैं क्या होगा बाजार का आगे। तो हमारे आशीष जी ने इस बाजार को सफलतापूर्वक इस चक्रव्यूह से बाहर निकले हैं, तो बड़ी उपलब्धि है। और सबसे अच्छी बात है कि विजन क्लियर है कि भाई इस तरह से निवेश करेंगे। स्लॉट साइज डिफाइंड है। स्लॉट साइज जो न समझ पाए उनको बता दूं कि पहले से तयशुदा है कि इनके मन में वैल्यू है, कितनी वैल्यू का शेयर खरीदना है, और वो तब खरीदना है जब परिस्थितियां इनके अनुकूल होंगी, दाम इनकी पसंद का होगा, तब खरीदेंगे, और एक मीडियम टर्म व्यू बना करके निवेश करेंगे। तो बहुत जबरदस्त काम आशीष जी आप कर रहे हैं, और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है किसी प्रकार से सफलता आपको आगे मिलती रहे, और आपके जो भी प्लान्स हैं। और देखिए मैं ये मानता हूं कि ये प्लेटफॉर्म है, जो बाजार आपको प्लेटफॉर्म देता है उसके मुकाबले का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, साथ में बस कुछ समय और कुछ ऊर्जा इसको दीजिए, बाजार को कुछ पैसा लगाइए, और फिर देखिए कि आपको एक नई ताकत मिलती है बाजार से। तो मार्केट्स की इस पावर को लेवरेज करना है आशीष जी। तो शुभकामनाएं आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अदालत में आने के लिए और इतने पेशेंटली वेट करने के लिए, और आपने जो बातें कही। एक बात और बताना है सर, बिल्कुल प्लीज सर। अभी हाल फिलहाल में काफी सारे लोगों से चर्चा हुई जो मार्केट में अलग अलग जगह से कुछ कुछ सीख करके आए हुए हैं। जब वो चार्ट रीड करते हैं और जब हम चार्ट रीड करते हैं सर, अब विजिबल है सर कि क्या डिफरेंस है, और हमको पता होता है कि लोग क्या देख रहे हैं और क्या छोटी छोटी चीज पे काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो टेक्निक्स हमने सीखी है सर, उस पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है सर कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाला टाइम जो है प्रॉफिटेबल रहने वाला है सर, ये मुझे पता है सर। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। थैंक यू सो मच आशीष जी, हमारे बिलासपुर से जुड़े हुए हैं और बहुत गजब का काम कर रहे हैं, बहुत यंग ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, और ईश्वर करे और आपको सफलता मिले। तो हमारे आशीष जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक बात उन्होंने बड़ी काम की बोली, मैं फिर दोहरा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है
कि आप एक दिन का व्यू मत बनाइए कि आज क्या कमाया, आज क्या खोया। थोड़ा सा एक मंथली पीरियोडिकली रिव्यू कीजिए अपनी परफॉर्मेंस को, तो आप पर स्ट्रेस कम हो जाएगा परफॉर्मेंस का और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो देखिए, अब ये आशीष जी बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा समय पर वो निकल गए। और यहाँ हमारे नेचुरल ऑर्गेनिक गार्डनिंग वाले साहब हैं, ये लिख रहे हैं कि सर NSE 13 का सेनानी हूँ, पोर्टफोलियो इज इन ग्रीन, 20,000 का प्रॉफिट, नो वरीज एट ऑल। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जबरदस्त। नेचुरल ऑर्गेनिक गार्डनिंग साहब, नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत जबरदस्त आप प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे सेनानी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी किसी ने कहा है कि गोल्ड का चार्ट देखिए, विजय कुमार जी लिख रहे हैं। भाई गोल्ड का चार्ट हम देख चुके हैं, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं शायद। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी इत्यादि देखने के बाद सीधे गोल्ड पर ही गए थे। तो गोल्ड का चार्ट हम लोग देख चुके हैं और बहुत से इंटरेस्टिंग चार्ट आ रहे हैं। एक हमारे TMR GX गेम रेक्स है, बहुत ही कठिन आपका हैंडल नेम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सर IPO अलॉट हो जाए, ऐसी कोई टेक्निक है क्या? भाई देखिए, टेक्निक कोई नहीं होती है। IPO अलॉटमेंट बहुत फेयर प्रोसेस है और कंप्यूटर ड्रिवन प्रोसेस है, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ट्रिक्स नहीं है। हाँ, आप जितने ज्यादा आवेदन करेंगे उतनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, खेल तो प्रोबेबिलिटी का है। तो मान लीजिए कोई अच्छा बड़ा IPO आ रहा हो और आप लेना चाहते हो और आपके पास परिवार में कई लोग हैं, तो उनके सबके डीमैट खातों से आप अप्लाई कर सकते हैं। HUF का खाता है तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशन आप अलग अलग खातों से डाल सकते हैं, बस यही एक ट्रिक है। अदरवाइज इसके जो IPO अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत फेयर, रूल ड्रिवन और कहें कि एल्गोरिथम ड्रिवन है। तो इसमें कोई खास ऐसा आप कोई बड़ा बदलाव ला नहीं सकते। अब कई बार मैं देखता हूँ लोगों को ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि आपको गारंटीड अलॉटमेंट मिलेगा और ये इस प्रकार के स्कैम से दूर रहें, ये सबको मेरी हिदायत है। तो ये ट्रेडर्स गेमक्स का सवाल था, जवाब इनको मिल गया तुरंत। अच्छा, अमेरिका से प्रेम भेज रहे हैं हमें, कौन भेज रहा है? समीर अरोड़ा जी, वाह बहुत बढ़िया। लिख रहे हैं कुणाल जी, कैन यू प्लीज लुक एट द चार्ट फॉर टेस्ला, लव फ्रॉम US। वाह, बहुत बढ़िया। तो आइए, अमेरिका में बैठे हमारे समीर अरोड़ा जी का प्रश्न है टेस्ला पर, तो वो जरूर देखेंगे। और टेस्ला का तो धूम न केवल अमेरिका में बल्कि विश्व भर में है। संजय जी हमारे हैं, संजय पोढ़ारे जी, जो कि दिख रहा है कि डॉक्टर हैं शायद, और कुछ ना कुछ तो मेडिकल से जुड़े हैं। रूल फॉलो करना जरूरी है, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। यही बात अभी आशीष दत्ता जी भी कह रहे थे कि रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। नियम बनाइए, फॉलो कीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखिए और फिर देखिए बदलाव। एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि बाकी लोगों से कभी मैं मिलता हूँ, वो जिस तरह चार्ट देखते हैं और जिस तरह मैं देखता हूँ, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि चार्ट देखने के भी बहुत तरीके हैं। तो चार्ट देखना सीखना हो सही ढंग से तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, संजय जी कह रहे हैं कि रूल फॉलो करना जरूरी है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। समीर अरोड़ा जी के कहने पर आइए एक दफे टेस्ला का चार्ट देखते हैं। तो इलॉन मस्क की टेस्ला, ये है चार्ट आपके सामने, और जिस प्रकार के एम्बिशंस हैं इस कंपनी के, जो इसकी महत्वाकांक्षी सोच है प्रमोटर की, फाउंडर की, एलॉन मस्क की, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई और जोड़ है पूरे विश्व में। कभी कोई ऐसा बिजनेस रहा हो जो इस तरह के आक्रामक और चौंका देने वाले आश्चर्यजनक घोषणाएं कर सकता हो, बिजनेस सेटअप कर सकता हो। जैसे इनका जो ट्रक है, अगर आप टेस्ला ट्रक की डिजाइन देखेंगे तो आपको इनका फ्यूचरिस्टिक विजन दिखेगा उसमें कि किस प्रकार से सोच रखते हैं। ऐसे ट्रक का मार्केट हो सकता है, उसको बनाया जा सकता है। इससे आप किसी भी दूसरी ऑटो कंपनी से पूछेंगे तो कोई भी तैयार नहीं होगा, लेकिन न केवल कर दिखाया है एलॉन मस्क ने, तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत बड़ी ताकत है आज US में। और अब हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की विजय के, उनकी सफलता के पीछे भी बड़ी भूमिका है इनकी, और बहुत एक्टिव रोल लेने वाले हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का विभाग बना है और उस विभाग में एलॉन मस्क हैं और साथ ही विवेक रामास्वामी जी भी हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है टेस्ला का, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है। तो नई तेजी, नई स्फूर्ति इस चार्ट पर है, वीकली चार्ट है और मोमेंटम बना है। टेस्ला जब $100 आ गया था, 110 आ गया था, उस समय एक बहुत क्लियर बाय सिग्नल जनरेट हुआ और वहां से आपने देखा कैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हुई। फिर उसका ब्रेकआउट $240 के आसपास हुआ और वहां से भी आप देखिए लगभग 25वीं सदी की तेजी हम देख चुके हैं। 25% का जंप पिछले 3-4 सप्ताह में टेस्ला में बन पड़ा है। तो अच्छा चार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो कहाँ आएगी? मैं देखिए, एक रेजिस्टेंस तो यहाँ आना तय है 410 पर, और एक रेजिस्टेंस आप मान लीजिए यहाँ आ जाएगी। तो 360 से 410 जो है, ये एक ऐसा लेवल है जहां 2021 के अटके हुए लोग कुछ बिकवाली का दबाव डालेंगे। तो ये लेवल्स हैं, बस ये 4 रेखाएं चार्ट पर मार्क कर लें और टेस्ला के चार्ट पर पूरी पकड़ हो जाएगी। तो ये चार्ट टेस्ला का, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, समीर अरोड़ा जी ने US में बैठे सवाल किया था इस चार्ट पर। और
ठीक है। अच्छा, एक हमारे परेश सोमवंशी साहब हैं, इनको चिंता देखिए यूएस की नहीं है, नेस्डेक गिर रहा है उसकी भी इनको चिंता नहीं, हमारे अपने बाजार गिर रहे हैं उसकी चिंता जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा इनको टीस इस बात की है कि कराची का बाजार क्यों बढ़ रहा है। भाई देखिए, कराची के बाजार को भुला दीजिए परेश जी, दुनिया में कोई उसकी ओर नहीं देखता है, वहां के अपने लोग उसकी ओर नहीं देखते हैं, तो हम अपना वक्त कराची की बाजार को देखकर क्यों जाया करें, भुला दीजिए। देखना ही हो तो निके के चार्ट को देखें, यूएस मार्केट्स देखिए, तमाम और चार्ट्स हैं, इतने अच्छे चार्ट्स हैं, इतने अच्छे मार्केट्स हैं जहां इतना बड़ा कारोबार हो रहा है। तो भारत अब अलग लीग में है और दुनिया के बड़ी इकॉनमी है और बड़ा मार्केट है, $5 ट्रिलियन से ज्यादा हमारा मार्केट कैप है, तो एक बड़ा मार्केट है। तो अब हमारी तुलना ये छोटे छोटे चार्ट्स देख करके हमारा कंपैरिजन ना करें और ना ही कराची के बाजार में आप अपना समय व्यर्थ कीजिए। हाँ, प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि कचरे के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, बल्कि कराची को भूल जाइए और बहुत से इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जिन पर ध्यान दीजिए। वाह, अच्छा, स्विगी पर सवाल एसटी क्रिएशन का था, लेकिन स्विगी का सवाल हम ले चुके हैं। आनंद पटेल जी पूछ रहे हैं कि अगर नेक्स्ट मंथ से नेस्डेक और डाउ जोन्स में भी गिरावट शुरू हुई तो फिर क्या इन्फी और टीसीएस भी गिर सकते हैं? कृपया अपने चार्ट देख करके बताइएगा। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, यूएस मार्केट में करेक्शन आएगा तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट जरूर हमारे अपने बाजारों पर पड़ेगा, लेकिन याद रखिए कि हम करेक्टिव साइकिल पहले ही शुरू कर चुके हैं। हमारी करेक्टिव साइकिल 26,000 निफ्टी से शुरू हो गई थी, तो मान लीजिए यूएस मार्केट्स थोड़ा करेक्ट होते हैं तो भी उसका कोई बहुत बड़ा असर हमारे बाजारों पर नहीं पड़ेगा। डीपली ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं और लेवल्स हम चार्ट पर ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो बेवजह परेशान ना हो, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऊपर नीचे बाजार होकर के चलते हैं, बाजार की फितरत ही ऐसी है, चलने का ढंग ही ऐसा है। मैंने अपने इतने लंबे अनुभव में कभी ऐसा बाजार नहीं देखा जहां आप शेयर खरीदें 100 रुपए पर और एक बार भी नीचे का भाव दिखाए बिना आपको सीधे 1000 तक शेयर भागता चला जाए, बहुत कम ऐसा होता है। तो आमतौर पर अगर 100 से 1000 भी जाना है तो 100 से पहले 120 जाएगा, वहां रुका रहेगा, आपके दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, फिर एक बार 110 आ जाएगा, फिर 100 आएगा, फिर 99 दिखा देगा, आप सारी उम्मीदें छोड़ बैठेंगे, तब अचानक से तेजी से 130 हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 करके सारा ऊपर नीचे होकर के ही बाजार चलता है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, चार्ट पर केंद्रित रहिए, अपना ध्यान केंद्रित रखिए, तो आपको इस बाजार में, और सुनिए सुनाइए कम, न तो सुनिए ज्यादा और ना ही सुनाइए ज्यादा, बस चार्ट पर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट ही इस प्रकार का है। ओहो, चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग और सवाल आ रहे हैं। एक सवाल हमारे कल्पेश जी ने पूछा है, उनका सवाल है कि क्या नेटको फार्मा में H&S बना है, हेड एंड शोल्डर, उसको देखते हैं और एंजल वन के चार्ट को भी देखते हैं। तो दो चार्ट झट से देखेंगे, नेटको फार्मा एंड एंजल। नेटको फार्मा में हेड एंड शोल्डर, अरे वाह, पहले तो देखिए ये डली रेखाएं हटा देता हूं, अब हेड एंड शोल्डर तो यहां ढूंढते ही रह जाओगे, लेकिन हाँ, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जरूर चार्ट पर आपको बनता दिख रहा है। लेफ्ट शोल्डर बना है, ये हेड है, राइट शोल्डर बन जाए, ब्रेकआउट आ जाए, तो एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर जरूर निर्माणाधीन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर H&S यानी हेड एंड शोल्डर यहाँ निश्चित ही नहीं है। तो जवाब आपको दो टूक साफ तुरंत मिल गया कल्पेश जी। और दूसरा सवाल सचिन जी का था, वो एंजल वन, इस चार्ट में रुचि रखते हैं, ये आपके सामने एंजल वन है। भाई ठीक चार्ट है, बाजार में देखिए आप इतना कुछ हो रहा है, बावजूद इसके रुका हुआ है कम से कम, और हालांकि यहाँ पर भी एक डबल टॉप जैसा पैटर्न शायद दिख जाए आपको। अगर इसको मैं लाइन चार्ट में तब्दील कर दूं तो ये एम दिख जाएगा आपको छोटा सा, इस एम के चलते कुछ गिरावट आई है, पर छोटा सा एम है तो कुछ गिरावट आ सकती है। कुल मिलाकर के देखें तो ये एलओसी हो गई और ये रेजिस्टेंस हो गई, बस इतना सा है एनालिसिस। तो 2000 से 3800 बड़ा रेंज है जिसमें कि एंजल वन कंसोलिडेट कर रहा है, और चार्ट पर ये डबल टॉप, छोटा सा डबल टॉप पैटर्न है, शायद इसी ओर इशारा कर रहे हो हमारे सचिन जी। और इसके अलावा और बहुत से चार्ट्स हैं जिन पर बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, और अदालत ही एक मंच है जहां पर बिल्कुल दिल खोल करके आप सवाल कर पाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। एक सवाल हमारे नीकू कुमारी जी का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपका नेक्स्ट क्लास कब आ रहा है? बहुत जल्द आएगा नीकू जी, और आएगा तो उसके लिए यही मंच है अदालत, यहीं से आपको पता लगता है कि कब नौकरी से आजादी कार्यक्रम का नया सीजन शुरू हो रहा है। टीकेपी का नया सीजन कब शुरू होगा, इसकी भी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। तो बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए, जैसे ही समय आएगा इस अदालत में ही उसकी घोषणा की जाएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिए। चलिए, और दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, चाहे बड़े मुनाफे हों, अच्छे शेयर्स हों, उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ता है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मौका आएगा, और आपको इसी अदालत में मैं बताऊंगा जब हमारा नया कार्यक्रम शुरू होगा। सतीश ठक्कर जी आ गए हैं हमारे साथ, बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं।
ओके, एक सवाल और लूंगा बस, और आज के अदालत को समेटने का समय हो रहा है। तो एक हमारे टीम जर्नी है, टीम जर्नी साहब का प्रश्न ये है कि सर निफ्टी को 2-3 साल के लिए कैसे बाय करते हैं? मैं सिर्फ मंथली एक्सपायरी करता हूं, निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में कैसे बाय किया जा सकता है? भाई देखिए टीम जर्नी साहब, अगर आप मंथली एक्सपायरी पर निफ्टी खरीदते हैं, यानी कि आप फ्यूचर खरीद लेते हैं, आपको लंबे समय के लिए मान लीजिए निफ्टी पर बेट करना है, आपको लगता है अच्छी खासी गिरावट आ गई है, निफ्टी खरीद लेते हैं अगर शेयर्स में कोई मौका नहीं है, तो अब आप लंबी अवधि के लिए निफ्टी में निवेश कैसे कर सकते हैं? यह है सवाल। एफएनओ के रास्ते करते हैं, अगर फ्यूचर खरीद लें, हर महीने उस फ्यूचर को रोल ओवर करने का विचार बनाएं, तो देखिए वो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत कॉस्ट आ जाती है। जब भी आप रोल ओवर करेंगे तो एक कैरी कॉस्ट देनी पड़ती है। कैरी कॉस्ट क्या होता है? कैरी कॉस्ट होता है कि मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 24,000 और आपको फ्यूचर दिख रहा है 24,050 पर, तो ये जो 50 अंक आप दे रहे हैं इसको कैरी कॉस्ट कहा जाता है। ये कैरी कॉस्ट जो है काफी बड़ी कॉस्ट पड़ती है पूरे मार्जिन पर, और इसीलिए आप अगर फ्यूचर्स को रोल ओवर कर रहे हैं तो ये ठीक रणनीति नहीं है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निफ्टी पर निवेश करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा जरिया है निफ्टी ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो बिल्कुल शेयर की तरह होते हैं और निफ्टी का 1/10वां हिस्से का इनका यूनिट रहता है। तो आप ईटीएफ के रास्ते निफ्टी में लंबी अवधि का निवेश कर सकते हैं, और जितना आपके पास पैसा है, आप देखिए एफएनओ में तो क्या है, एक तयशुदा लॉट साइज है, आप उससे छोटी क्वांटिटी ले नहीं सकते, लेकिन ईटीएफ में आप चाहे जितनी क्वांटिटी लीजिए तो बहुत छोटे छोटे निवेश भी कर सकते हैं, निफ्टी का 1/10वां हिस्सा भी आप निवेश कर सकते हैं। तो ये ताकत है ईटीएफ की। तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो उसका सबसे सटीक तरीका है निफ्टी ईटीएफ। इसके अलावा इंडेक्स फंड भी होते हैं जिसमें आप लंबे समय के लिए निफ्टी पर निवेश कर सकते हैं। ओहो, चलिए बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। ठीक है, एक हमारे प्रफुल्ल साहब हैं जो टीकेपी 6-7 में रहे हैं, 5-6-7 में रहे हैं, सॉरी 4-5-6 में रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर निफ्टी 10% डाउन है, क्या ये निवेश करने का सही समय है? देखिए समय तब होता है जब चार्ट पर संकेत होता है। तो चार्ट देखिए एक नजर, और आप टीकेपी में रहे हैं, चार्ट देखना कोई खास मुश्किल काम आपके लिए नहीं है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगाइए चार्ट पर, कोई संकेत आता हो तो लीजिए, संकेत ना हो तो दूर रहिए। केवल गिर गया है ये पर्याप्त वजह नहीं खरीदने की। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यार 10% तो गिर गया और क्या ले लेते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, ये विचार, ये थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है। निवेश तब करें जब आपको निवेश करने के लिए पर्याप्त कारण चार्ट पर विद्यमान नजर आए, चार्ट पर संकेत होने चाहिए, तब निवेश करेंगे, अन्यथा इंतजार करेंगे। चलिए, तो इंतजार खत्म हुआ आप सबका, क्योंकि आज की अदालत को समेटने का समय आ गया है और बहुत जबरदस्त अदालत हुई, कई सारे चार्ट्स की हमने चर्चा की। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रकार के बाजार में भी हमारे जितने अदालत में लोग जुड़ते हैं कोई कहीं पैनिक में नहीं है, सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं, नियंत्रण पर हैं, और ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए कुछ रहे आपके अपने इस चैनल को भी जाता है। आज के सत्र को यहीं पर विराम दूंगा, पुनः भेंट करेंगे कल, क्योंकि कल आ रहा है चार्ट ऑफ द वीक। तो बहुत जबरदस्त चार्ट्स की चर्चा इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की अदालत में हिस्सा लेने के लिए। चार्ट्स देखते रहिए, बाजार की उठापटक में घबराइए मत, और बिल्कुल अपने विवेक से सही निर्णय कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।